मृत्यु से कहो कि जब तक विशालगढ़ से तोप की आवाज नहीं आती, बाजी नहीं मरेगा। जरा सोचिए इस भयानक दृश्य के बारे में। एक रणभूमि है और एक अकेला सेनापति गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद साक्षात मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे इंतजार करने का हुक्म दे रहा है। यकीन मानिए, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये हमारे इतिहास का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है जिसने मराठा साम्राज्य की नींव को हिलने से बचा लिया था। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जहां एक तरफ कमाल की सैन्य रणनीति थी तो दूसरी तरफ अकल्पनीय साहस। हम बात कर रहे हैं वीर बाजी प्रभु देशपांडे और पवन खिंड के उस अमर संघर्ष की जिसने स्वराज्य के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, पन्नाहला किले की घेराबंदी। आइए समय का पहिया थोड़ा पीछे घुमाते हैं और साल 1660 के उस मुश्किल दौर में चलते हैं। माहौल कुछ ऐसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला किले के अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं। किले के ठीक बाहर आदिल शाही सेनापति सिद्दी जौहर ने 10,000 सैनिकों की एक विशाल और खूंखार सेना के साथ डेरा डाल रखा है। पूरे 5 महीने बीत चुके हैं। किले के अंदर खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। बाहर से मदद आने का कोई रास्ता नहीं है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि अब आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा ही नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज और उनके सेनापतियों के दिमाग में कुछ बहुत ही अलग चल रहा था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे नायक की। बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि वो शुरुआत से ही शिवाजी महाराज की सेना में नहीं थे। सीकेपी समुदाय से आने वाले बाजी प्रभु महाराज से उम्र में करीब 15 साल बड़े थे और पहले किसी और के लिए लड़ते थे। लेकिन जब उन्होंने शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के महान सपने को समझा तो वो उनके सबसे निष्ठावान सेनापति बन गए। 45 साल के इस अनुभवी योद्धा की खासियत क्या थी? उनका गठीला शरीर और दांडपट्टा यानी दोनों हाथों से लचीली तलवार चलाने की उनकी गजब की महारत। अब आते हैं भाग 2 पर, भागने की रणनीतिक योजना। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब एक ऐसा मास्टर प्लान बना जिसमें एक छोटी सी भी गलती का मतलब था सीधे मौत। ये योजना कोई आम योजना नहीं थी। ये शारीरिक ताकत और मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले दुश्मन को चकमा देने के लिए शांति प्रस्ताव का एक नाटक रचा गया ताकि वो थोड़े लापरवाह हो जाएं। इसके बाद शिवाकाशीद नाम के एक वीर नाई को, जो बिल्कुल शिवाजी महाराज जैसा दिखता था, एक नकली राजा बनाकर दुश्मन के सामने भेजने का फैसला हुआ। और इस बीच असली योजना थी 600 बेहद फुर्तीले मावल सैनिकों के साथ आधी रात को घने जंगल से होते हुए विशालगढ़ की तरफ निकल जाना। 13 जुलाई 1660 की वो रात, भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश। महाराज और उनके 600 मावलों ने घेराबंदी तोड़ दी। उधर दुश्मन ने शिवाकाशीद को पकड़ लिया। जब तक आदिल शाही सेना को ये समझ आता कि उनके हाथ कोई नकली शिवाजी लगा है और वो गुस्से में उस वीर शिवाकाशीद को मारते, तब तक मराठों को आगे बढ़ने का वो कीमती वक्त मिल चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 10,000 सैनिकों की आदिल शाही घुड़सवार सेना ने अब उनका तेजी से पीछा करना शुरू कर दिया था। भाग 3, घोड़खिंड में वीर बाजी। दुश्मन बिल्कुल सिर पर आ चुका था और यहीं पर आता है इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। विशालगढ़ पहुंचने से बस 12 किलोमीटर पहले एक बेहद संकरी सी पहाड़ी घाटी आती थी जिसे घोड़खिंड कहा जाता था। अब इस जगह की खासियत क्या थी? यह दर्रा इतना संकरा था कि कोई भी बड़ी सेना एक साथ इसमें से गुजर ही नहीं सकती थी। बाजी प्रभु ने तुरंत इस भौगोलिक स्थिति का फायदा समझा। उन्हें पता था कि दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद को अगर कहीं रोका जा सकता है तो वो बस यही जगह है जहां दुश्मन को टुकड़ों में लड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। 300 बनाम 10,000 का वो ऐतिहासिक संघर्ष। यहीं पर बाजी प्रभु ने वो फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिएगा। एक तरफ सिद्दी मसूद और उसकी 10,000 की खूंखार सेना और दूसरी तरफ संकरी घाटी में डटे बाजी प्रभु और सिर्फ 300 मराठा सैनिक। अनुपात देखिए, 1 के मुकाबले 33 से भी ज्यादा। बाजी प्रभु ने महाराज से कहा कि आप सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचे और पहुंचते ही तोप चलाकर संकेत दीजिएगा, तब तक इस घाटी से कोई दुश्मन जिंदा पार नहीं जाएगा। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये साफ साफ मौत के मुंह में जाने वाली बात थी। और फिर अगले 5 घंटों तक जो हुआ वो इंसानी क्षमता की हर हद को पार कर गया।
बाजी प्रभु दोनों हाथों में दांडपट्टा लिए साक्षात काल बन गए थे। कहते हैं कि दुश्मन के बंदूकची को खास निर्देश था कि जो आदमी खून से सबसे ज्यादा सना हो बस उसी पर गोली चलाओ। बाजी प्रभु के शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची थी जहां घाव न हो। सीने में गोली लगने के बावजूद वो इंसान गिरा नहीं। उनका वो लहूलुहान शरीर ही उस घाटी की ढाल बन चुका था। भाग 5। तोप की वो आवाज और एक महान बलिदान। युद्ध की उस चीख पुकार और खून से लाल होती उस घाटी में बाजी प्रभु के कान सिर्फ एक ही चीज पर टिके थे। महान महर्षि श्री अरबिंदो ने अपनी कविता बाजी प्रभु में इस पल का क्या खूब वर्णन किया है। उन्होंने लिखा, अपनी आत्मा को लोहे का बना लो। सच में ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक राष्ट्र के भविष्य को बचाने की लड़ाई थी। स्वराज्य की लौ को बुझने से बचाने के लिए उन 300 वीरों का हर एक वार एक आध्यात्मिक आहुति के समान था। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ पहुंचकर वहां मौजूद दुश्मन को हराया और सुरक्षित किले के अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उनका सबसे पहला आदेश क्या था? तुरंत घाटी की तरफ 5 तोपें दागने का आदेश। उन तोपों की गड़गड़ाहट पहाड़ियों से टकराती हुई सीधे बाजी प्रभु के कानों तक पहुंची। मृत्यु को दिया हुआ उनका आदेश पूरा हो चुका था। राजा सुरक्षित थे, स्वराज्य सुरक्षित था। कहते हैं उस वक्त बाजी प्रभु के चेहरे पर एक गजब की शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी कुलदेवी मां भवानी का शुक्रिया अदा किया और वहीं उस पवित्र मिट्टी पर अपने प्राण त्याग दिए। मरते दम तक उनके हाथों ने अपनी तलवारों को नहीं छोड़ा था। भाग 6। अमर विरासत और उनके वंशज। आइए देखते हैं कि कैसे ये महान बलिदान आज भी हमारे बीच जिंदा है। इन 2 नामों के फर्क को समझिए। जो जगह कल तक सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता घोड़खिंड हुआ करती थी, शिवाजी महाराज ने उन 300 वीरों के पवित्र खून के सम्मान में उसका नाम हमेशा के लिए बदलकर पवनखिंड यानी पवित्र दर्रा कर दिया। वो सिर्फ एक रणभूमि नहीं रही, बल्कि मराठा संस्कृति और स्वराज्य के प्रति अटूट निष्ठा का एक बेहद पवित्र स्मारक बन गई। और सबसे कमाल की बात यह है कि शिवाजी महाराज इस बलिदान को कभी नहीं भूले। उन्होंने बाजी प्रभु के परिवार को मानाचे पहले पान यानी दरबार का सबसे पहला सम्मान दिया। और ये जज्बा सिर्फ इतिहास के पन्नों तक नहीं रुका, उनके वंशजों ने इस सेवा भावना को आज तक जिंदा रखा है। उनके परिवार से विष्णु नारायण देशपांडे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और आज के दौर में दिलीप देशपांडे जैसे वंशज बांध से विस्थापित हुए लोगों की मदद करके समाज सेवा की उसी महान विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाते जाते एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। पूरी दुनिया थर्मोपाइल के युद्ध और उन 300 स्पार्टन्स की बहादुरी की कस्में खाती है, उन पर फिल्में बनती हैं, लेकिन क्या हम अपने ही 300 मराठा वीरों के इस अमर बलिदान को, पवनखिंड की उस पवित्र माटी को वो पहचान और सम्मान दे पाए हैं जिसके वे असल में हकदार हैं? इतिहास सिर्फ किताबों में धूल खाने के लिए नहीं है, ये सीने में धड़कने के लिए है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।